हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। या हम इसे क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं इसके बारे में। ये उद्देशिका प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा में लाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद आपकी अगली बैठक कब होती है? 11 तारीख को होती है और उसके बाद आपका 13 तारीख को होता है। ठीक है, तो आप देख चुके हैं 9 तारीख को क्या हुआ था, 11 को क्या हुआ था। जैसे ही आपका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, फिर 13 तारीख की जो संविधान सभा की बैठक होती है उसमें आखिर ये जो संविधान सभा की बैठक हो रही है इसका कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कुछ बैठक करते हैं कभी, तो उस बैठक का कोई उद्देश्य रहता है आपका कि आज इस बैठक में किस चीज़ के बारे में चर्चा करनी है। तो वैसे ही हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हम बैठकें तो कर रहे हैं लेकिन हमारे इस बैठक का उद्देश्य क्या था, और इसी के चलते आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था आपका उद्देशिका प्रस्ताव। लेकिन उस दिन आपका पारित नहीं हुआ था, यह पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका से प्रेरित है। और इसकी अगर हम भाषा के बारे में बात करेंगे तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भाषा से क्या है? आपका प्रेरित है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम कह रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और इसकी भाषा जो है वह कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसका आखिर क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, कोई भी अगर गाना की अगर पंक्ति लिखा हुआ है और गाना को अगर हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ वंदे मातरम, जो भी आप गाना को हम क्या डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर उसी को एक लय में भी गा सकते हैं, जैसे कि वंदे मातरम। चलिए, जो भी होगा, आपका सिंगर तो नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह किसी गाने को हम एक सेंटेंस के रूप में क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और दूसरा चीज़, उसकी अगर भाषा कहूँ, उसकी लैंग्वेज कहूँ, तो उसे एक क्या कर सकते हैं? लय में हम कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपका कि ये जो भाषा बोला गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, इसका आखिर तात्पर्य क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमारा प्रस्तावना था इस पर समय समय पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहा है। और जब हमारा संविधान पूरी तरीक़ा से लागू हो गया उसके बाद आपका प्रस्तावना को क्या किया गया था? बाद में इसमें शामिल किया गया था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका विवाद था। और ये विवाद क्या क्या है देखते हैं, कुछ चुनिंदा प्रमुख विवादों के बारे में। और इसे हम किस नामों से जानते हैं? आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए व्याख्या। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान में जब कभी भी कोई विवाद हो जाता है तो आखिर उसका कोई व्याख्याता होना चाहिए, कोई व्याख्या करने वाला होना चाहिए। और वह व्याख्या कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या जो है करेगा। तो सबसे पहले आपका विवाद हुआ था प्रस्तावना पर, जिसे हम बेरूबाड़ी संघवाद कहते हैं, जो कि 1960 में हुआ था। तो इसमें क्या था आपका? इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद होने के कारण क्या माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन जो है नहीं किया जा सकता, ऐसा बेरूबाड़ी संघवाद में कहा गया। और जस्ट इसके 13 साल के बाद एक प्रमुख, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण वाद होता है जिसे हम केशवानंद भारती वाद के नाम से जानते हैं, वर्सेस केरल राज्य भी आप मान सकते हैं। तो केशवानंद भारती जो वाद है 1973 में हुआ था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मानते हैं, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि प्रस्तावना के बारे में चल रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, क्या प्रस्तावना में हम परिवर्तन संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन कर सकते हैं तो किस हद तक संशोधन कर सकते हैं। तो ये सब में क्या है, आपका समय समय पे आपका वाद विवाद चलते रहा है, जिसके अंतर्गत केशवानंद भारती आपका वाद होता है। वहाँ पर आखिर बेरूबाड़ी संघवाद था, उसी का आपका यू टर्न लेते हुए आपका क्या माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें आपका 13 न्यायाधीश की एक बड़ी बेंच ने क्या किया था, आपका इसको फैसला दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? एक भाग है। इसके पहले तक आपका देखेंगे बेरूबाड़ी संघवाद में आपका प्रस्तावना को इसका भाग नहीं माना गया था, संविधान का भाग नहीं माना गया था। लेकिन यू टर्न लेते हुए 13 साल के बाद केशवानंद भारती में से क्या किया गया? एक भाग माना गया। उसके बाद एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया वाद होता है 1994 में। तो ये वाद आखिर क्या था? एस.आर. जो बोम्मई थे ये क्या लगाते हैं? एक रिट लगाते हैं, याचिका लगाते हैं हाई कोर्ट में। और ये आखिर क्यों लगाए थे? तो एस.आर. बोम्मई जो थे वह कर्नाटक जो राज्य था उस समय वहाँ के थे आपका सीएम, जनता दल से सीएम थे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल गतिविधि के चलते क्या कर दिया गया था, अन्य पार्टियों के दबाव के कारण वहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने वहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आपकी इसकी सिफारिश कर दी थी, जिसके विरोध में
जो एस.आर. बोम्मई उस समय के आपका तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसके बाद भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऐसे कहकर जो है आपका यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में इन्हें राहत नहीं मिलती है और इसके चलते इनको जाना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद इनको मिलता है न्याय। और इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, आधारभूत संरचना है। तो आधारभूत संरचना किसमें माना, आपका एस.आर. बोम्मई जो वाद था उसमें जो है इसे क्या माना गया, आधारभूत संरचना जो है माना गया। तो ये तो हम वाद के बारे में देखें, 3 वाद के बारे में। अब हम प्रमुख हमारे संविधान के बारे में आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे हमारे संविधान में लिखा गया है, मैं वैसी का वैसी तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर, है ना, कुछ अपने तरीके से लिखा हूँ ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझने में और याद करने में आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, तो आपको एग्जाम में वही पूछेगा कि क्रम से जमाइए कि संविधान में कौन सा शब्द है आपका पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, क्रम से जमाने के लिए आपको बोल सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है हमारे प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को, यहाँ पर 2 चीजें करें, क्या बोला गया है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है, हम का क्या मतलब है, हम दो और हमारे दो, क्या यही है इसका मतलब? जी नहीं, चलिए छोड़िए। हम का मतलब होता है कि हम पूरे भारत के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, भारत को सबसे पहले देश की बात कर रहे हैं। तो भारत को देखिए हम क्या बनाते हैं, इसकी बात किया गया है। पहला बोला गया है, क्या बोला गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझिए। सबसे पहले एक एक चीज़ों को मैं आपका समझाते चलता हूँ, इसके लिए आप थोड़ा से पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं समझेंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होने वाला है। हम यूँ ऊपरी तौर पर पढ़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आपका होता है ऐसा देश जहाँ पर कोई भी काम वगैरह करने के लिए, कोई भी कानून या नियम बनाने के लिए किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर होने की आवश्यकता न पड़े। यदि वह देश ऐसा है तो हम उसे कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। क्योंकि आपको पता है आज़ादी के पहले तक हमारा देश जो है आपका ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। हमारे संसद में जो भी तत्कालीन तमाम चीज़ें होती थी उसके लिए हमें ब्रिटेन से क्या लेनी पड़ती थी, परमिशन जो है लेनी पड़ती थी आपका। लेकिन जैसे ही हमको आज़ादी मिलती है उसके बाद हमें कोई किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भारत को हम कहते हैं आज़ादी के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा संविधान होगा, वह क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो पहली बात आपकी हो गई। दूसरी बात है आपका समाजवादी। तो समाजवादी को देखते हैं, आपका 2 प्रकार के देश होते हैं, एक समाजवादी देश होते हैं, पूंजीवादी आपका देश होते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट और आपका कैपिटलिस्ट, इस टाइप से हम बात करते हैं। तो जो समाजवादी जो देश होता है वहाँ पर क्या होता है आपका सारी चीज़ों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, गरीबों को ऊपर उठाने का आपका प्रयास किया जाता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, वहाँ पर सरकार का आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, पूंजीपतियों का वहाँ पर वर्चस्व प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब जो है क्या होते हैं, गरीब होते जाते हैं। जैसे कि अमेरिका जैसे देश है, आपका चाइना जैसे देश है, इन लोग एक प्रकार से क्या है, पूंजीवादी देश है, जहाँ पर आपका क्या होता है, पूंजीपतियों का ज़्यादा बोलबाला है। जबकि हमारा भारत जो है क्या है, एक समाजवादी देश है, जहाँ पर सरकार जो है गरीबों को या निम्न तबके के लोग को उठाने का प्रयास करती है। लेकिन ये समाजवादी आपका भारत को कहना अर्थव्यवस्था सही नहीं होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया है। कब से? 1992 के बाद से, क्योंकि जब से आपका मंदी वगैरह जो आर्थिक मंदी आपका आई थी 1992 में, जब हम LPG की घोषणा हम कर देते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, सारे चीज़ों पर जो सरकार का नियंत्रण था, जितने भी आपके जो भी प्रोडक्शंस होते थे आपका, सभी पे क्या था, हमारा सरकार का नियंत्रण था आपका। हम ग्लोबल रूप से नहीं जुड़े हुए थे, व्यापार नहीं करते थे। लेकिन 1992 के बाद से क्या कर दिया गया, आपका जो लाइसेंस राज था, सरकारी लाइसेंस राज था, उसे ख़त्म कर दिया गया था आपका। उसके बाद से हमारा अब समाजवादी की परिभाषा थोड़ी सी क्या हो गई आपकी, बदल जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को समान रूप से तवज्जो देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं, आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, आपका ये सब क्या है, आपका ये देश है, इनका धर्म जो है वो इस्लाम धर्म है। जबकि हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है आपका। ठीक है, और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि धर्म को नहीं मानेगा हमारा जो देश है। इसका मतलब कतई नहीं है कि हमारा जो देश है वह किसी भी धर्म के विरुद्ध रहे। सभी का समान रूप से संरक्षण करना क्या है, सरकार का काम
है आपका। उसके बाद लोकतंत्र एक लिखा हुआ है, चौथा आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। सबसे पहले समझते हैं कि लोकतंत्र आखिर क्या होती है। तो लोकतंत्र कहाँ होती है, जहाँ पर की जो सरकार होती है वह जनता के द्वारा सीधे चुनी जाती है, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। जबकि चाइना, चीन जैसे देशों में क्या होती है आपका, वहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार चलती है। तो चाइना एक क्या नहीं है आपका, लोकतांत्रिक देश नहीं है। जबकि हमारा भारत एक क्या है आपका, लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहाँ का सरकार जो है जनता के द्वारा चुनकर आता है आपका। लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वह दो प्रकार से हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है आपका, ठीक है। प्रत्यक्ष जिसमें जनता जो है वहाँ की सरकार को सीधे चुनती है आपका, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वह क्या करते हैं, सरकार चुनते हैं। और गणराज्य अगला इसमें शब्द दिया हुआ है, गणराज्य। तो गणराज्य शब्द को समझने के लिए रिपब्लिक आपका दो प्रकार से देखेंगे, गणतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। गणतंत्र मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति रहता है वह यदि जनता के द्वारा चुनकर आता है, आपका वंशानुगत नहीं होता है, तो ऐसे देश को हम गणतांत्रिक देश कहते हैं। जबकि जहाँ का जो सर्वोच्च व्यक्ति रहता है वह वंशानुगत रहता है, अर्थात राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, ऐसे देश को हम क्या कहते हैं आपका, राजतंत्र वाला देश कहते हैं। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, जो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, अगर हम कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, गणतांत्रिक आपका देश है। लोकतंत्र की परिभाषा, एक डेमोक्रेसी की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था आपका, क्या परिभाषा दिया था, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, इस टाइप से आपका वाक्य कुछ दिया गया था। अब अगला हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। ऊपर वाले लाइन में हम देखे थे, क्या देखे थे, भारत को। सबसे पहले हमने आपका देश का बात किया, क्योंकि देश सर्वोपरि है। अब देश को जब हम कुछ चीज़ें दे दिए तो जनता को भी देना पड़ेगा। तो जनता को हम क्या देते हैं, हम जनता को चार प्रकार की चीज़ें देते हैं आपका। पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता और चौथा है आपका बंधुता। ये मैं याद करने की दृष्टि से इसको क्लासीफाइड कर दिया हूँ, ऐसे ही आप याद करेंगे तभी अच्छे से याद होने वाला है। तो जैसे आपका लाइन टू लाइन लिखा रहता है वैसे ही आप बिल्कुल मत याद करें, उसे क्लासीफाइड करें, और क्लासीफाइड करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से आपको याद होने वाला है। तो चलिए नागरिकों को क्या क्या दिया जाता है देखते हैं। पहला है न्याय। तो न्याय में क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको आप इसी क्रम में क्या करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। चलिए इसको आपको लाइन से जम वहीं ऐसे करके आपको पूछ सकता है। तो न्याय में क्या हो जाएगा, सामाजिक। अब समाज में न्याय कैसे आएगा आपका, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं अगर समझाना चाहूँ, आप चलिए ले लीजिए, एक कोई माँ है और उस माँ के क्या है आपका, दो संतानें हैं। एक संतान उसका है आपका विकलांग है और एक संतान जो है क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पर थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ आपका, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक विकलांग उसका पुत्र है और एक पुत्र क्या है आपका, बिल्कुल स्वस्थ है आपका, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब दोनों यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर भाग लेंगे, या फिर कह सकता हूं कि दोनों को यदि मैं किसी दौड़ में अगर शामिल करा देता हूं, तो क्या विकलांग जो बच्चा रहेगा आपका, हो सकता है पैर से विकलांग हो, और उसको एक सामान्य लड़के के साथ अगर मैं रेस में अगर मैं खड़े करा दूं और एक साथ दौड़ने के लिए कहूं, तो क्या विकलांग के साथ, व्यक्ति के साथ, उस लड़के के साथ यह आपका क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ बुरा व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर वो शारीरिक रूप से असक्षम है तो उसको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, रियायत देना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, आपका आरक्षण देना पड़ेगा आपका। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, समाज में तभी समानता आएगी जब निम्न वर्ग के लोग या जो असक्षम जो लोग हैं उनको क्या दिया जाए, थोड़ी सी रियायत दी जाए, ताकि समाज में क्या आ सके, समानता आ सके। हम सभी को एक समान एक लेवल पे नहीं ले सकते, जो नीचे लेवल पे है उसे क्या कर दिया जाए, कुछ रियायत दे के आपके ऊपर के जो लेवल है उनके बराबर में क्या कर दिया जाए, ले आया जाए। अब न्याय में आर्थिक न्याय की बात किया जा रहा है, तो आर्थिक न्याय से क्या आप समझ रहे हैं। देखिए देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ 1% लोगों के पास ही सारी की सारी देश की संपत्ति क्या है आपका भरा पड़ा है, और अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा आपका कतई नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से भी समानता आना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम वोट के रूप में अगर समझें तो कोई भी व्यक्ति भारत में अगर क्या करता है, वोटिंग करता है, तो उसका वोट एक ही वोट गिना जाएगा। चाहे अगर एक आपका कहा जाए गरीब व्यक्ति भी वोट देता है तो भी उसका वोट एक वोट होगा। और एक मुकेश अंबानी ले लीजिए, मुकेश अंबानी भी अगर वोट करता है तो उसका भी वोट क्या हो जाएगा, आपका एक वोट ही गिना जाएगा। तभी हम कहेंगे कि राजनीतिक क्या है आपका, राजनीतिक यहाँ पर न्याय लोगों को मिल रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पर हम 5 देखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, और यहाँ पर आपका है धर्म और उपासना, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों की हमें क्या मिली हुई है, छूट यहाँ पर मिली हुई है।
तो इसमें देखिए क्या है आपका विचार, तो विचार आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है, स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति कहने का मतलब आप अपने विचारों को लेख के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से बता सकते हैं आपका, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है आपको कि कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करने, ठीक है, आपको हाथ घुमाने की आज़ादी मिली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ घुमाते घुमाते किसी नाक को क्या कर दें, तोड़ दें आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दूसरे को, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आज़ादी वहीं तक मिली हुई है जहाँ तक दूसरों को क्या नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं होना चाहिए। आप विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, इस चीज़ की क्या मिली हुई है, आपको आज़ादी मिली हुई है। और आपका आर्टिकल बहुत सारे हैं, 19 वगैरह, ये सब में भी आपका प्रस्तावना के अलावा ये सब बातें जो है आप की गई है, ठीक है। वहाँ पर देखते हैं समानता, इक्वलिटी की हम बात करते हैं। प्रतिष्ठा यानी कि होता है आपका स्टेटस, लोगों को अपना स्टेटस बनाने की आज़ादी है, उन्हें अवसर मिलेगा। और ये आपका आर्टिकल 16 में भी आपका समान अवसरों की समानता का अधिकार है। तो प्रस्तावना, इसको आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि समानता का अवसर जो है आपका प्रस्तावना के अलावा और कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 16 वगैरह भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी दिया हुआ है। तो दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे कि प्रस्तावना और कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है। अगला है आपका बंधुता है। तो बंधुता में क्या होगा, भाईचारे वाली की बात हम कर रहे हैं, तो व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता की बात करता है, ठीक है। व्यक्ति को केवल जीने का ही अधिकार नहीं है, गरिमापूर्ण रूप से जीने का अधिकार है। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको बहुत सारे आपका आता है, जैसे कि स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, उसको साफ पानी मिलना चाहिए, और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं आपका, जिससे व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा, गरिमापूर्ण जो है हो जाएगा आपका। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये आखिर शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ पर जो रूसो थे, वहाँ के क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने एक क्या दिया था, एक वाक्य दिया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का। तो फ्रांस से आपका लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। उसके बाद यहाँ पर आगे कर पढ़ते हैं, तो सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी महीना वगैरह हम पढ़ते हैं, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। तो इस वाले जो पंक्ति यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है आपका, कि आखिर इस चीज़ को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अपनाया गया था। इस दिन हमारा संविधान क्या हो गया था, आपका बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे आपका अगले ही वर्ष 26 जनवरी को, जो कि खास दिन था आपको बताया कि लाहौर का अधिवेशन वाला है, आपका 1930 वाला है, उसी दिन आपका स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाने की आपका बात कही गई थी, लेकिन वह आपका नहीं हो पाता है। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए जो है इसे कुछ समय के लिए रोका जाता है। और 26 जनवरी 1949 को आपका क्या कर दिया गया, आंशिक रूप से हमारे संविधान के कुछ आपका आर्टिकल 394 में बताया गया है कि आपका 16 आर्टिकलों जो आपका इंपॉर्टेंट थे, उन्हें क्या कर दिया गया, आंशिक रूप से आपका लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कहाँ पर लिखा गया है, तो यह प्रस्तावना में लिखा गया है। इस बात को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कुछ अगला चीज़ें, कुछ नोट के रूप में कि आज संविधान में क्या क्या आपका कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान देंगे, भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा किसे कहा गया है, अगर कहा जाए तो आर्टिकल 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इस चीज़ को कहा गया है अंबेडकर जी द्वारा आत्मा। उसके बाद सेकंड है 42वां संविधान संशोधन 1976। आखिर क्या है, प्रस्तावना में केवल एकमात्र संशोधन हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम कहते हैं, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं बाद में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ा गया। अखंडता मतलब भारत एक अखंड है, ये कोई आपका अलग अलग राज्यों में, मतलब राज्य देश से विभाजित होकर अलग नहीं हो सकते। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को याद रखेंगे। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से शब्द इसमें से बाद में जो है जोड़े जाते हैं। उसके बाद अगला है संविधान की शक्ति भारत के जनता में निहित है। इस बात को क्या करेंगे, आप अच्छे से याद रखें।